गुड मॉर्निंग। हंस दो थोड़ा सा, ऐसे टेंशन में क्यों बैठे? कोई युद्ध युद्ध करने थोड़ी भेज दिया घर वालों ने बॉर्डर पे पाकिस्तान की कि जाओ रे भाई लड़के आओ। इतनी टेंशन में बैठी हुई? मन से आई कि मम्मी ने भेज दिया जबरदस्ती? कहाँ से आई? इंदौर? इंदौर? सब इंदौर के ही है? इधर भाई लोग? हाँ? उज्जैन का कौन है? वो अकेला? और? चल। सीए फाउंडेशन में कितने पेपर? वसीम सर ने कुछ बताया? लॉ वाले सर ने क्या बताया? हाँ? हाँ? इंस्टीट्यूट के बारे में बताया? आईसीआई के बारे में? और खुद के बारे में नहीं बताया? और ये भी बताया होगा 4 पेपर होते हैं कि नहीं बताया? बताया? थर्ड पेपर कौन सा है? आपके सबसे प्रिय सब्जेक्ट का पेपर है थर्ड, मैथ्स। ठीक। उसके बाद मैथ्स के साथ उसमें क्या है? स्टैटिस्टिक्स भी है। और उसके साथ उसमें लॉजिकल रीजनिंग भी है। ऐसे करके ये 100 नंबर का पेपर है, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। हाँ बोलो सर। क्या बोल रहे हैं? कौन सी उसमें बात कर रहे हो आप? 11 जनवरी? नहीं, 11 जनवरी में वो आप मिक्स करके पढ़ाते हो ना फरवरी वालों के साथ? हाँ। आप सामने हो क्या 303 में? नहीं, आप अभी कहाँ हो, कौन सी क्लास में हो? 303 में हो क्या आप अभी? को 1 मिनट में देखता हूँ। हाँ। तो हाँ, तो थर्ड पेपर जो है वो मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स और लॉजिकल रीजनिंग का पेपर है। 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव आएगा ये। 2 घंटे का पेपर होता है। इसमें हमको 100 क्वेश्चंस जो है वो करने पड़ते हैं ऑब्जेक्टिव में। पेपर मिक्स होके आएगा, सारे तीनों सब्जेक्ट के पेपर उसमें मिक्स रहेंगे। क्वेश्चंस जो है वो मैथ्स का भी हो सकता है, स्टेट भी, मतलब कोई सेक्शन बट करके नहीं आते हैं। मुझे आपको ये वाला सब्जेक्ट पढ़ाना है जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। मैथमेटिक्स ही है बेसिकली। किसी समय में मैथ्स के साथ पढ़ा जाता था, बाद में उसको एक सेपरेट सब्जेक्ट उन्होंने अलग कर दिया। तो स्टैटिस्टिक्स के हमको कुल मिलाकर के 8 चैप्टर है। कितने? 8 चैप्टर पढ़ना है अपने। ये ऐसा सब्जेक्ट है जो थ्योरेटिकली भी पढ़ा जाता है और प्रैक्टिकली भी पढ़ा जाता है। वैसे तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, मतलब कैलकुलेटर चलाना पड़ेगा आपको। पर सीए फाउंडेशन की एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं इस सब्जेक्ट से। जैसे प्रॉपर्टीज पूछ ली, डेफिनेशन पूछ लिया, कई बार फार्मूला ही पूछ लेते हैं कि फार्मूला सही कौन सा है बताइए। तो वो थोड़े थोड़े उसका टेक्निकल क्वेश्चंस भी होते हैं जो 1 मिनट से कम समय में होने वाले होते हैं। तो 40 क्वेश्चन इस चैप्टर सब्जेक्ट से आएंगे, जिसमें से आपको लगभग लगभग 30 क्वेश्चन जो है वो थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल समझ रहे हो ना मेरी बात को? क्वेश्चन न्यूमेरिकल ना होकर के थ्योरी, कोई प्रॉपर्टीज पूछ ली, कभी कोई रिलेशनशिप पूछ ली, रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड होता है पूछ लिया, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन में क्या रिलेशन होता है पूछ लिया। इस तरीके की चीजें आती हैं। और क्वेश्चन न्यूमेरिकल भी आते हैं जिसमें हमको कुछ कैलकुलेटर का इस्तेमाल भी करना पड़ता है। आप लोगों का तो मैक्सिमम लोगों का इकोनॉमिक्स भी रहा होगा 12th में, कि नहीं था? इकोनॉमिक्स वाले कितने? अच्छा, आप सब लोग, आप लोगों ने मीन मीडियन मोड तो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा 9th 10th में।
शायद मैथ्स में पढ़ा होगा। मीन मीडियन मोड पढ़ा कि नहीं पढ़ा? अच्छा, मीन मीडियन मोड सुना कि नहीं सुना? चलो, पढ़ने की तो दूर की बात गई, अभी तो वो अभी 9वीं 10वीं की बात कर रहे हैं, वो तो शायद कोविड टाइम होगा तुम लोगों का, तो 9th में तो कोविड में हो गए। 2020 में कौन सी एग्जाम दी थी? हाँ, 8th 9th, वही तो। ठीक है। और मीन मीडियन मोड ऐसा है जो आमतौर पर सब लोग जानते हैं, मीन के बारे में तो सभी जानते हैं, मीन एवरेज होता है। तो पहला जो चैप्टर है उसका नाम है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। इसमें एक शब्द आया है डेटा। डेटा क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय डेटा? हिंदी में बोले तो आंकड़े, हिंदी में उसको आंकड़े भी बोल सकते हैं, समंक भी बोल सकते हैं। इंग्लिश में बोले तो डेटा भी बोल सकते हैं, वैल्यू भी बोल सकते हैं, ऑब्जर्वेशंस भी बोल सकते हैं, यूनिट्स भी बोल सकते हैं। पर अगर एक शब्द में बोला जाए तो आंकड़े, डेटा। हिंदी में समंक, आंकड़े। अब आंकड़े क्या, डेटा क्या? देखो, मैंने आपसे बोला कि आप मौसम बड़ा अच्छा था, सुबह ठंडा मौसम था, दिन में गर्मी बढ़ गई, शाम को फिर ठंड हो गई, रात को ठंड ज्यादा हो गई। तो एक सामान्य जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। लेकिन मैंने आपको बोला कि सुबह 10 डिग्री टेम्परेचर था, दिन में 32 डिग्री टेम्परेचर हो गया, 32 डिग्री चला गया, शाम को 20 डिग्री हो गया, रात को वापस 8 डिग्री चला गया। तो मैंने आपको संख्यात्मक जानकारी दे दी, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन दे दी। और किसी भी प्रकार की न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? डेटा बोलते हैं। समझ में आई? उज्जैन में 1 तारीख को महाकाल में 20,000 लोगों ने दर्शन करे, 2 तारीख को 40,000 ने करे, 3 को 50,000 ने करे, 5 तारीख को 4,000 ही लोग आए। तो 30 दिन के डेटा सामने आ जाएंगे, कितने लोगों ने कुल मिलाकर के दर्शन करे, कब भीड़ ज्यादा आई, कब भीड़ कम आई। हम बोलेंगे यार महीने भर का डेटा दे दो, कितने क्या है। हमारी एकेडमी में रोज कितनी इंक्वायरी आई? आज 20 इंक्वायरी आई, कल 25 आई थी, कभी 5 आई, संडे के दिन 2 ही इंक्वायरी आई। डेटा आ जाएंगे महीने भर के। ये अपन बोलते ना, ये डेटा कहलाते हैं। तो एनी टाइप ऑफ न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन इज नोन एज डेटा। तो इस चैप्टर में हमको डेटा क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, प्राइमरी डेटा होते हैं और सेकेंडरी डेटा होते हैं, उनको कैसे कलेक्ट किया जाता है, आंकड़ों को इकट्ठा कैसे किया जाता है, उसकी क्या क्या मेथड्स हैं, उनको क्लासिफाइड किया जाता है, उनको टेबुलेट किया जाता है, टेबल बनाई जाती है, फिर उनका रिजल्ट निकाले जाते हैं, उनसे परिणाम निकाले जाते हैं। तो वो सब मिला करके जो पूरी प्रोसेस होती है वो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। क्या नाम है चैप्टर का? स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। ठीक। सब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, हिंदी वाले भी कोई बैठे? तुम्हारा कौन सा स्कूल था बेटा? गुजराती, बैठ गया आराम से। और सेंट जोसेफ, और आर के डागा, कहाँ पर? अच्छा, वो महेश्वरी स्कूल। और आदर्श किधर है? बंगाली स्क्वायर पे, राइट, और मेन रोड पे ही। हाँ, बिचौली वाला जो रोड है उस पे ही आता है ना, बैंक वाटर पार्क वाले रोड पे बड़ा स्कूल बना हुआ है वो। और आपका एक्सीलेंस, संत नगर क्या है वो? शास्त्री नगर, माधव नगर, शास्त्री नगर, शास्त्री नगर। वो है अभी वहाँ नाटकर्णी जी, संदीप नाटकर्णी जी पढ़ाते कि नहीं? नहीं पढ़ाते। अकाउंट्स कौन पढ़ाता है? बदलते रहते हैं, पुराने सब हट गए, चल नया। और हाँ, आइडियल एकेडमी कहाँ पर है ये? हाँ, नरसिंहपुर से आया है। और ये दोनों साथ में निकले हो, बोरिया बिस्तरा लेके कुछ करके आएंगे? बहुत सारे गांव वाले छोड़ने आए होंगे स्टेशन।
और उधर पीछे कहाँ से? कालानी नगर। और हाँ, कहाँ पे ये? खरगोन। और वो दोनों खरगोन के? दो जने खरगोन से आए और दो जने नरसिंहपुर से आए। नरसिंहपुर मतलब वो छिंदवाड़ा के पास वाला, जबलपुर के पास वाला। हाँ, वो जबलपुर के पास नरसिंहपुर। चलो, तो इंग्लिश है ना सबका, तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो पहला चैप्टर में अभी नहीं पढ़ा, छोड़ दे रहा हूँ। चैप्टर नंबर 2 से शुरू कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 2 से इसलिए शुरू कर रहा हूँ क्योंकि यहीं से मेन सब्जेक्ट जो है वो स्टार्ट। पढ़ाऊंगा जरूर पहला चैप्टर, मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आखिरी में पढ़ूंगा। ऐसे समय पढ़ूंगा जब तुमको वो बहुत सरल लगेगा पढ़ने में, क्योंकि जब तुम सब पढ़ लोगे तो फिर पहले चैप्टर में लगेगा कि यार ये तो बहुत ईजी है। सब्जेक्ट मेन स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 2 से। कॉपी वॉपी कहाँ है तुम्हारी? निकालो यार। अच्छा, तुमको मेरा मुंह देख के लगा होगा कि क्या मालूम क्या पढ़ाएंगे, रहने दो कॉपी वॉपी तो। मंजू यादव जी, मंजू यादव जी, आप जो है थोड़ा सा विचार करो। हिंदी मीडियम में ऑनलाइन किससे पढ़ोगी, इसके बारे में थोड़ा सा विचार करो बेटा, है ना। पढ़ा तो हम देंगे, लेकिन नोट्स वगैरह हम हिंदी में नहीं बनवाते। आपको मॉड्यूल मिल जाएगा इंग्लिश मीडियम का, तो उस हिंदी मीडियम का उससे आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बाकी लोग मिनाज खान, तनिष शर्मा जी, नवीन साहू जी, आकाश पांडे जी, बताइए। चलो, चैप्टर नंबर 2, सब्जेक्ट का नाम जरा बता दो क्या है? स्टैटिस्टिक्स। क्या है? स्टैटिस्टिक्स। सांख्यिकी बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स को बेसिकली साइंस ऑफ डेटा बोला जाता है, आंकड़ों का विज्ञान है। सारे खेल डेटा के ऊपर टिके हुए हैं। यहाँ पर डेटा होगा तो सब्जेक्ट होगा, डेटा नहीं होगा तो सब्जेक्ट भी नहीं। वो आंकड़े रहेंगे तो आप मेथड लगा पाओगे, आंकड़े नहीं रहेंगे तो आप मेथड नहीं लगा पाओगे। चैप्टर नंबर 2, इसका नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। क्या नाम है? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब देखिए साहब, यहाँ हम बात कर रहे हैं मेजरमेंट की। किसको मेजर करने की बात कर रहे हैं? सेंट्रल टेंडेंसी। चैप्टर का नाम पढ़ो ना ध्यान से, क्या लिखा है? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करना है। अब सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल का मतलब होता है सेंटर, केंद्रीय, और टेंडेंसी का मतलब होता है प्रवृत्ति। अपन बोलते ना कैसी टेंडेंसी का आदमी है यार, ये इसकी टेंडेंसी कैसी है, प्रवृत्ति कैसी है, सोच कैसी है। तो टेंडेंसी का मतलब प्रवृत्ति और सेंट्रल का मतलब होता है केंद्रीय। तो सेंट्रल टेंडेंसी को हम मेजर करना चाहते हैं। अब सेंट्रल टेंडेंसी किसकी? डेटा की। डेटा की सेंट्रल टेंडेंसी। देखिए सर, आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, वेरिएबल। सुना है क्या ये? सुना हो तो बताओ हाँ, नहीं सुना हो तो बोलो ना। वेरिएबल सुनने की बात कर रहा हूं मैं, ये तो बोल ही नहीं रहा हूं कि उसके बारे में बताओ। केवल बोल रहा हूँ सुना कि नहीं सुना, उसमें भी तुम कंफ्यूज हो कि कहीं ऐसा ना हो हाँ बोलते तो ये अगला कोई कुछ और पूछ ले। क्या नाम है तेरा? नाम रिया, और खुशी, और क्रिस्टीना, और रिया। अच्छा चलो, तो दोनों रिया और क्रिस्टीना और खुशी बताएंगे वेरिएबल के बारे में सुना कि नहीं सुना? सुना है। आदरणीय नरसिंहपुर वाले दोनों, हाँ? आदित्य वर्मा और आशीष साहू और वर्मा जी। अच्छा, वर्मा जी और साहू जी बताओ।
सुना क्या? आप सुना? पीछे सुना है? अब सुना है तो अगला प्रश्न यही कि क्या होता है? अच्छा उदाहरण देके समझा मुझे। अच्छा वेरिएबल के बाद कांस्टेंट भी सुनाओ। कांस्टेंट मैथ्स में आते हैं शब्द कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों अपोजिट है। फिक्स रहता है, हाँ चेंज नहीं होता, और वेरिएबल चेंज होता रहता है। इतना तो सबको मालूम ही होगा। अब आदमी क्या सोचता, पहले दिन बोलूं क्लास में और गलत उत्तर हो जाए तो पोपट इज्जत के पंचनामे बनेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अब भैया आपको जो है वेरिएबल का मीनिंग चर होता है, हिंदी में वेरिएबल को चर बोलते हैं मंजू जी, बिल्कुल सही बात है। देखो हम जब भी कुछ पढ़ते हैं मैथ्स में साइंस में तो हम कुछ कैरेक्टर के बारे में पढ़ते हैं, कुछ लक्षणों के ऊपर हम बात करते हैं। कुछ लक्षण ऐसे होते हैं, जैसे सुंदरता एक लक्षण है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। ईमानदारी एक कैरेक्टर है, बेईमानी भी एक कैरेक्टर है, बुद्धिमानी भी एक कैरेक्टर है। लेकिन ये सब ऐसे कैरेक्टर हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऐसे लक्षण हैं जिनको मापा नहीं जा सकता है। दे आर नॉट मेजरेबल। सुंदरता को मेजर करने का कोई पैमाना नहीं है। हो सकता है मेरे को जो चीज सुंदर लगे वो आपको ना लगे। बुद्धिमानी को मेजर करने का कोई पैमाना नहीं, आईक्यू को कोई मेजर नहीं कर सकता। लेकिन ऊंचाई मापी जा सकती है कि नहीं? वजन मापा जा सकता है। एज मापी जा सकती, लिखते हैं अपन आयु, लिखते हैं तो वर्ष माह में, ईयर्स में, मंथ में लिखते हैं। टेम्परेचर मेजरेबल। इनकम रुपये पैसों में लिखी जाएगी। एक्सपेंडिचर रुपये पैसों में लिखा जाएगा। सेल्स बिक्री रुपये पैसों में लिखी जाएगी। प्रोडक्शन उत्पादन टनों में, किलो में, ग्राम में, जैसा भी होगा लिखा जाएगा। तो ऐसे न्यूमेरिकल कैरेक्टर्स जो मेजरेबल होते हैं वो वेरिएबल कहलाते हैं। क्या बोला मैंने? ऐसे न्यूमेरिकल कैरेक्टर जो मेजरेबल होते हैं और जिनकी वैल्यू वेरी करती है वो क्या कहलाएंगे? वेरिएबल। वेरी मतलब चेंज होती रहती है। जैसे मैं एज बोलूं तो अभी आप मान लो 13 बच्चे क्लास में बैठे हो तो 13 लोगों की 13 एज मेरे को लिखने को मिलेगी। डेटा भी किसी की कम है, किसी की ज्यादा है, किसी की कम। अगर मैं आप लोगों को डेली का खर्च बोलूं, एक्सपेंडिचर, तो किसी का कोई बोलेगा सर 50 रुपए, कोई बोलेगा 100, कोई बोलेगा 10 रुपए, कोई बोलेगा 500 रुपए खर्च होगा, वेरी करेगा। तो वो क्या है? वेरिएबल। आप सब लोगों का वजन एक जैसा है क्या? पर्सन टू पर्सन चेंज होगा कि नहीं होगा? तो वो क्या हो गया? वेरिएबल। किसी ऑटो चलाने वाले की रोज की इनकम फिक्स है कि चेंज होती है? वेरिएबल है। किसी किराने की दुकान के रोज की सेल रोज फिक्स रहेगी कि चेंज होगी? चेंज होगी। आपने 10 टेस्ट दिए, टेस्ट मेरे सब्जेक्ट में 10 टेस्ट दिए, तो 10 टेस्ट में आपको एक जैसे नंबर आएंगे कि हर बार अलग अलग आएंगे? वेरिएबल। मार्क्स वेरिएबल, हाइट वेरिएबल, वेट वेरिएबल, इनकम वेरिएबल। तो वेरिएबल होगा तो बहुत सारी वैल्यूज भी होंगे, और बहुत सारी वैल्यूज होंगी तो हम बोलेंगे कि हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन। उसको जो बहुत सारी वैल्यूज हमको मिलेंगी उसको स्टैटिस्टिक्स में नाम दिया गया है डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे मान लो एक बंदा है राम, ठीक, और राम की मैंने 7 दिन की इनकम लिख दी। राम ने किसी दिन 10 रुपए कमाए, किसी दिन 12, किसी दिन 15, किसी दिन 20, किसी दिन 30 भी कमाए, किसी दिन 50 भी कमाए, और किसी दिन उसने 70 रुपए भी कमाए। वो डेली मजदूरी करता है, कभी 10 रुपए कमाता, कभी 12, कभी 15, कभी 70 रुपए भी कमाता है। तो राम की इनकम वेरी हो रही है, चेंज हो रही है। बोलो हाँ कि ना? क्या है ये? राम की इनकम है। तो हम ये बोलेंगे राम की इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हमने लिख दिया। क्या बोलेंगे हम? राम का इनकम डिस्ट्रीब्यूशन लिख दिया। अगर राम ने कोई दुकान खोली और उसकी बिक्री अपन ने लिख दी 50 रुपए, 70 रुपए, 100 रुपए,
200 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये, तो ये राम की सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनकम वेरिएबल है, ये उसका डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पर सेल्ड वेरिएबल है, ये उसका डिस्ट्रीब्यूशन। अगर राम ने कोई परीक्षा दी और 10 परीक्षाएं दी, 10 के मार्क्स अपन ने लिख दिए, तो वो क्या कहलाएगा? मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। तो हर वेरिएबल का अपना एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ग्रुप ऑफ डेटा। जैसे ये लिख दिया तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये लिख दिया तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। कोई भी वेरिएबल अगर हम लेंगे, आ जाओ बेटा, नया आज पहले ही दिन है क्या सामने? कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम ले, कोई भी वेरिएबल अगर हम कंसीडर करेंगे, तो उसका अपना एक डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक। अब राम की इनकम लिख दी साहब साहू जी मैंने, 50 रुपये, 70 रुपये, 100 रुपये, 80 रुपये, 90 रुपये, 120 रुपये और 200 रुपये। अब राम से पूछा गया कि भैया राम, ये बताओ आप पर डे कितना कमा लेते हो? तो राम की इनकम एक दिन तो 50 रुपये जा रही है और एक दिन 200 रुपये भी जा रही है। राम क्या करेगा? आपके हिसाब से राम को क्या करना चाहिए? एवरेज निकाल लेना चाहिए। राम क्या करेगा? क्या इनकम बताएगा? 50 रुपये बोले कि 70 बोले कि 100 बोले कि 200 बोले? 200 बोले तो भी गड़बड़ है, क्योंकि रोज तो 200 नहीं कमाता है। और 50 बोले तो भी गड़बड़ है। तो राम ऐसी अवस्था में राम को क्या करना चाहिए? राम एक ऐसी इनकम निकालेगा जिसको बताने से पूरे 7 दिन की इनकम बताने की जरूरत ना पड़े। ऐसे समय में राम निकालेगा अपनी 7 दिन की इनकम का एवरेज। एवरेज तो सुना होगा, हाँ कि ना? औसत एवरेज निकाले। राम बोलेगा मेरी एवरेज इनकम 100 रुपये। क्या बोलेगा? 100 रुपये एवरेज इनकम है। 100 रुपये एवरेज इनकम है, जैसे ही वो बोलेगा तो सामने वाला समझ जाएगा कि यार कभी तो 100 रुपये कमाता होगा, कभी 100 से थोड़ा ज्यादा और कभी 100 से थोड़ा कम। तो ये जो एवरेज है, ये राम के इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की सेंट्रल टेंडेंसी है। क्या है? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हम लेंगे उसकी सेंट्रल टेंडेंसी को हम क्या बोलते हैं? एवरेज। सेंट्रल टेंडेंसी से मतलब सारे डेटा के बीच में से एक ऐसी वैल्यू निकालिए जिसको बताने से आपको बाकी की वैल्यू बताने की जरूरत ना पड़े। आप किसी ऑटो वाले से पूछोगे भैया रोज कितना कमा लेते हो, बोलेगा 1000 रुपये रोज कमा लेता हूं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गिन के 1000 रुपये रोज कमाता है, वो भी एवरेज बोलेगा। एक 1000 रुपये का काम हो जाता है यार, कभी 1000 से कम, कभी 1000 से ज्यादा। एवरेज कितना निकला? 1000। उसने अपनी डेली, आप बोलोगे अच्छा ऑटो कितने किलोमीटर रोज चला लेते हो, बोलेगा 200 किलोमीटर रोज ऑटो चलती मेरी। 200 किलोमीटर वो क्या बता रहा है? एवरेज बता रहा है। कभी 200 से कम, कभी 200 से। आपसे एग्जाम के समय में आप पढ़ते होगे तो कोई पूछता होगा कितने घंटे रोज, आप बोले 5 घंटे रोज पढ़ लेता हूँ। तो कभी 5 घंटे से कम, कभी 5 घंटे से। अब आप बताओ, दुनिया में अगर एवरेज नहीं होता, अभी आईपीएल चालू होगा, खत्म होगा, विराट कोहली ने 60 के औसत से रन बनाए, तो क्या उसने हर मैच में 60 रन बनाए क्या? कभी 60 से कम। एवरेज है तो बता दिया। डेटा कैसे एनालिसिस होगा? नहीं तो मोहम्मद शमी ने 5 विकेट पर मैच में औसत लिए, एवरेज विकेट उसकी कितने रही है? 5 विकेट पर मैच। तो इसका मतलब किसी मैच में 5 से ज्यादा और किसी मैच में 5 से कम। एवरेज से क्या सुविधा हो गई आपको? एवरेज से यह सुविधा हो गई कि आप अपनी बात को सामने रख सकते हैं। अदरवाइज नहीं तो राम अभी कंफ्यूज है बेचारा, क्या बोले? 7 दिन की इनकम 7 तरह की है, कौन सी इनकम को कंसीडर करेगा? बैंक के पास जाएगा तो बैंक वाले बोलेंगे राम भैया लोन तो दे देंगे पर इनकम तो बताओ। राम भैया 7 दिन की इनकम लिखने बैठेंगे फॉर्म में तो बैंक वाले भगा देंगे। राम भैया बोलेंगे 100 रुपये पर डे की एवरेज इनकम है, बोलो हाँ कि ना? तो ये जो एवरेज है ये ही क्या कहलाएगा? सेंट्रल टेंडेंसी। किसकी सेंट्रल टेंडेंसी कहलाएगा? डिस्ट्रीब्यूशन की। अब डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी वेरिएबल आप कंसीडर करोगे उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन होगा और उस डिस्ट्रीब्यूशन की एक सेंट्रल टेंडेंसी भी होगी।
अब उस सेंट्रल टेंडेंसी को कैसे निकालें? हाउ टू मेजर द सेंट्रल टेंडेंसी? हाउ टू मेजर द सेंट्रल टेंडेंसी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन? उस सेंट्रल टेंडेंसी को निकालने के लिए बनाए गए हैं मेजरमेंट्स। क्या बनाए गए हैं? मेजरमेंट। इसलिए हमारे चैप्टर का नाम है मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अभी कुछ समझ में आया क्या? आया हो तो बताओ यार, नहीं आया हो तो भी बताओ। क्रिस्टीना, दोनों रिया, रिया स्क्वायर, खुशी जी, आप भाई साहब उज्जैन वाले कहाँ रहते हो? अशोक नगर में। और आपको भाई साहब, आपको तो आ गया, आप भी इंदौर के ही हो। और उधर साहू जी और शर्मा जी, क्या है? साहू और शर्मा, वर्मा जी, हाँ वर्मा जी पीछे दोनों। इधर चैप्टर के नाम की व्याख्या करी मैंने अभी। चैप्टर का नाम है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब उस सेंट्रल टेंडेंसी को कैसे निकाला जाए? बहुत सारे आंकड़े आपके पास हैं, उसकी सेंटर वैल्यू कैसे निकालें? एक ऐसी वैल्यू निकालनी है जिसके आगे कुछ वैल्यू आ जाए, जिसके पीछे कुछ वैल्यू आ जाए और वो सेंटर में आ जाए, और उसको बताने से हमको बाकी की वैल्यू बताने की जरूरत ना पड़े। तो उसको मेजर करने के लिए 5 मेजरमेंट बनाए गए। कितने? 5। पहले मेजरमेंट का नाम है अरिथमेटिक मीन। क्या नाम है? मीन को, अरिथमेटिक मीन उसका पूरा नाम है, लेकिन हम उसको आम बोलचाल की भाषा में क्या बोलते हैं? मीन बोलते हैं। दूसरे नंबर पे जो मेजरमेंट बनाया गया उसका नाम है मीडियन। तीसरे नंबर पे जो मेजरमेंट बनाया गया उसका नाम है मोड। चौथे नंबर पे जो मेजरमेंट बनाया गया उसका नाम है ज्योमेट्रिक मीन। क्या नाम है? ज्योमेट्रिक मीन। और 5वें नंबर पे जो बनाया गया उसका नाम है हार्मोनिक मीन। अभी लिखूंगा मैं, व्यवस्थित लिखवा दूं, लेकिन हमको इस चैप्टर में इन 5 के बारे में पढ़ना है। 5 एवरेज कौन कौन से हो गए? एक तो हो गया अरिथमेटिक मीन, दूसरा हो गया मीडियन, तीसरा हो गया मोड, चौथा हो गया ज्योमेट्रिक मीन, और 5वां हो गया हार्मोनिक मीन। 5 अलग अलग मेथड्स हैं। अगर आप सेम डेटा पे 5 अप्लाई करोगे तो 5 के आंसर अलग अलग आएंगे। किसी ने बोला कि एवरेज या सेंट्रल टेंडेंसी इस तरीके से निकाली जाए, तो किसी ने बोला उसको इस तरह से निकालो, तो किसी ने बोला नहीं ऐसा करोगे तो ज्यादा अच्छा आंसर आएगा, तो किसी ने बोला ऐसा करोगे तो ज्यादा सरल आंसर आएगा। तो इस तरह से सेंट्रल टेंडेंसी को मेजर करने के चक्कर में कितने मेजरमेंट बन गए? हाउ मेनी मेजरमेंट आर देयर? देयर आर 5 मेजरमेंट्स, जिनके नाम है अरिथमेटिक मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। 5 ही एवरेज कहलाते हैं। 5 का कहलाते, एवरेज कहलाते हैं। पर जब भी आप किसी को एवरेज निकालने का बोलोगे ना, तो वो मीन निकाल देगा। आपने अभी बताया, तो सबको जोड़ करके उनको नंबर से डिवाइड कर दो तो मीन निकल जाता। मीन तो सबको आता ही होगा निकालना, बोलो हाँ कि ना? तो जोड़ करके डिवाइड कर दिया तो मीन आ जाता है। तो मीन एक एवरेज है, नो डाउट, लेकिन मीडियन भी एवरेज है, मोड भी एवरेज है, ज्योमेट्रिक मीन भी एवरेज है, हार्मोनिक मीन भी एवरेज है। लेकिन ज्यादा पॉपुलर एवरेज कौन है? अरिथमेटिक मीन है। आम आदमी किसके बारे में जानता है? मीन के बारे में। उसको लगता है मीन ही एवरेज है और एवरेज ही मीन है। मीन और एवरेज उसके लिए एक ही शब्द है। मीन और एवरेज, आप किसी
स्कूल में पढ़ाने वाले 19th स्टैंडर्ड तक के सर को भी पूछोगे ना कि सर एवरेज क्या होता है, तो वो मीन बता देगा कि ये मीन बेटा ऐसे निकालते, यही एवरेज होता है। लेकिन आप जब डिटेल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि एवरेज कुल मिलाकर के 5 है। कितने? 5। और पांचों की अपनी अपनी उपयोगिता है, अपना अपना उनका यूज है। अलग अलग कंडीशन में हम अलग अलग एवरेज का इस्तेमाल करते हैं, एवरेज निकालने के लिए अलग अलग मेथड का इस्तेमाल करते हैं। कभी हम, ज्यादातर मामलों में तो हम मीन से ही काम चलाते हैं, क्योंकि मीन थोड़ा पॉपुलर भी है और सबसे अच्छा माना जाता है। कुछ मामलों में हमको मीडियन लगाना पड़ता है, तो कुछ मामलों में हमको मोड लगाना पड़ता है, तो कुछ मामलों में हमको ज्योमेट्रिक भी लगाना पड़ता है, और कुछ मामलों में हमको हार्मोनिक भी लगाना। तो सबकी अपनी उपयोगिता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में किसका इस्तेमाल होता है? मीन का इस्तेमाल होता है। इसलिए मीन पॉपुलर बहुत है, हर कोई मीन को जानता है। और आप जब भी एवरेज निकालने की बात करोगे, बंदा क्या करेगा? मीन निकाल के आपके सामने रख देगा, बोले ये एवरेज निकाल दिया मैंने सर। बोलो हाँ की ना? साहू जी, वर्मा जी, हरमोन वाले, पीछे इधर आप भाई साहब, आप चारों, पेपर वेपर अच्छे गए? 80-90% बन जाएंगे कि नहीं बनेंगे? भैया बनेंगे कि नहीं? चलो ठीक है, बने तो ठीक, नहीं बने तो ठीक। पर पेपर अच्छे गए कि नहीं गए? अच्छे गए। आईसीआई में रजिस्ट्रेशन करा लेना। ठीक की करा लिया? हो गया? तुम दोनों ने कर लिया? पहले ही करके आए हो तुम? और बाकी करवाना है? करवा लोगे तो वहां से बुक्स आ जाएंगी, 2-4-5 दिन में एकेडमी की बुक्स भी मिल जाएंगी आपको, नोट्स यहाँ से। कोशिश अभी देखते हैं आईसीआई क्या करता है, सितंबर अटेम्प्ट देता है क्या आपको? अगर सितंबर अटेम्प्ट मिला तो ठीक है, नहीं तो दिसंबर तो देना ही है, क्योंकि इस समय तो हम लोग दिसंबर वाले बच्चों को ही पढ़ाते हैं। ये तो अभी बीच में उन्होंने बम फोड़ दिया कि हम सितंबर में भी परीक्षा करेंगे, वो बम फोड़ते रहते हैं ये लोग, कुछ ना कुछ उसमें फेरबदल करते रहते हैं। कभी परीक्षा में चेंज करेंगे, कभी सिलेबस में चेंज करेंगे, तो चेंजेस इम्प्लीमेंट्स जो होते हैं वो होते रहते हैं उसमें। तो अगर सितंबर का होता है तो भी, और दिसंबर का होता तो बहुत टाइम है अपने पास। सितंबर का होता तो मेरे लिए तो बहुत टाइम है, मेरे को तो 40 नंबर का सब्जेक्ट पढ़ाना है। फिजिकल रीजनिंग में आपको 4 चैप्टर है। एक तो है ब्लड रिलेशन। क्या है? ब्लड रिलेशन। राजू की बुआ की सास का लड़का सुनीता का भाई है, तो राजू और सुनीता में क्या संबंध? ब्लड रिलेशन, समझे? दूसरा है कोडिंग डी कोडिंग, एक है इसमें सब्जेक्ट, कोडिंग प्लस डी कोडिंग दोनों। तीसरे नंबर पे सिटिंग अरेंजमेंट है। सिटिंग अरेंजमेंट, एक पंक्ति में 5 लोग बैठे हैं, राजू कॉर्नर में बैठा है, राजू के 2 स्थान छोड़ के सुनीता बैठी, सुनीता के लेफ्ट में गीता है, गीता के राइट में 2 स्थान छोड़ के सुरेश बैठा हुआ है, तो सुरेश और गीता के बीच में कौन बैठा हुआ है? सिटिंग अरेंजमेंट। और एक है डायरेक्शन सेंस, दिशा का ज्ञान। 4 दिशाएं होती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। राम अपने घर से उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर चला, फिर राइट मुड़ गया, फिर 10 किलोमीटर चला, फिर राइट मुड़ गया, फिर 15 किलोमीटर चला, फिर राइट मुड़ के 2 किलोमीटर चला। तो राम अपने चलने के स्थान से कितनी दूर है और कौन सी दिशा में है, निकालना है। ये है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। तो 4 चैप्टर ये हैं 20 नंबर के। 40 नंबर का आपको मैथ्स है और 40 नंबर का आपको स्टैटिस्टिक्स है। बात समझ में आ रही मेरी सबको?
खोलने की रखी है ना अपन ने। मेरे से डरने की जरूरत नहीं, आप बिल्कुल मत डरो, मेरे से कोई नहीं डरता इस दुनिया में, यही सबसे डरता हूँ। ठीक। 40 नंबर का मैथ्स आएगा, 40 नंबर का स्टेट आएगा, 20 नंबर की एलआर आएगी। 100 नंबर करके ऐसे अपने को पढ़ना है। 4 दिन एग्जाम होगी, एक एक दिन का बीच में गैप रहता है। जैसे अभी जून का शेड्यूल आ गया है तो 20 जून, 22 जून, 24 जून और 26 जून, 4 पेपर लगातार हो जाते हैं, एक एक दिन के गैप से हो जाते हैं। शुरुआत के 2 पेपर में आपको अकाउंट और लॉ देना है। ये दोनों पेपर डिस्क्रिप्टिव होंगे, 3-3 घंटे के होंगे, लिखने की खूब मेहनत करनी पड़ेगी। आखिरी के 2 पेपर में आपको मैथ्स, स्टेट और इकोनॉमिक्स देना है। ये दोनों पेपर 2-2 घंटे के होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, गोले लगा के आपको कोई एमआर शीट भर के आनी है। कोई एमआर शीट मतलब जिसमें वो सर्कल बने रहेंगे, हम पेंसिल से गोले लगाएंगे उसमें। सही होने पे हमको 1 नंबर मिलेगा, गलत होने पे हमारा 1.25 नंबर कट जाएगा। मतलब आखिरी के 2 पेपर में 0.25 नंबर की माइनस मार्किंग भी है। मैंने बोला एक क्वेश्चन सही होगा तो कितने नंबर मिलेंगे, 1, और गलत होगा तो कितने कटेंगे, 1.25। मतलब 0.25 और कट जाएगा, एक तो गया ही गया, 0.25 एक्स्ट्रा और कट गया। ऐसे अपन ने 4 गलत कर दिए तो नंबर कट जाएंगे 5। बोलो हाँ कि ना। उसके बाद टोटल पेपर 400 नंबर का अपना होगा। पासिंग के लिए अपने को 200 नंबर चाहिए मिनिमम। 199 पे अपन फेल है तो कितने चाहिए, 200। 50% एग्रीगेट पासिंग चाहिए। और इंडिविजुअल हर सब्जेक्ट में हमको 40-40 नंबर तो लाने ही लाने हैं। सब में हमको 40-40 भी लाने हैं। मिनिमम सब में कितने लाने जरूरी है, 40। और एग्रीगेट कितना लाना जरूरी है, 200। आपने इन सब में 40 लिया है, लेकिन आपका टोटल 200 नहीं हो रहा है, आप फेल हैं। आप सब में मिला के 250 लिया है, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में आपको 39 ही नंबर आए हैं, तो भी आप फेल हैं। ठीक है, एसीसीए को कठिन कोर्स नहीं बोला जाता है, क्योंकि फेल करने के लिए इंस्टीट्यूट को कोई ताकत लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। आदमी कहीं ना कहीं झापे में ही जाता है, कहीं ना कहीं अपनी गर्दन दे ही देगा बेचारा। यहाँ आखिरी के 2 पेपर में वो माइनस मार्किंग के जाले में फंस जाता है, क्योंकि 2 घंटे में 100 क्वेश्चन करना है, 120 मिनट में 100 क्वेश्चन। तो वहां पे आदमी प्रेशर में तो रहेगा, और प्रेशर में रहेगा तो गलती करेगा, वो गलती करेगा तो 1.25 नंबर कटवाएगा, हाँ कि ना। तो इसलिए इंस्टीट्यूट पेपर तो सरल ही देता है, इतने सारे क्राइटेरिया डाल दिए हैं कि आदमी कहीं ना कहीं फंस ही जाता है बेचारा। तो आपको पढ़ते समय सब में 60-60 नंबर की भी प्लानिंग आपके पास होना चाहिए। किसी में ज्यादा और आ गए तो बहुत ही अच्छी बात है। अकाउंट में लोग 80-90 नंबर ले आते हैं। इस बार तो मैथ्स स्टेट में 30-40-50 लोग ऐसे जो 90 से ज्यादा नंबर लाए, पेपर सरल आ गया था। इकोनॉमिक्स में अच्छे नंबर स्कोर हो जाते हैं, 80-90 नंबर। तो कुछ सब्जेक्ट में आप बढ़त बना के चलेंगे तो आप जो है एग्रीगेट 200 का टारगेट इजीली हासिल कर लेंगे। और इंडिविजुअल भी पासिंग होना आपको कंपलसरी है उसके अंदर, और एग्रीगेट 200 नंबर लाना जरूरी है, और माइनस मार्किंग का क्राइटेरिया है। ये सब चीजें इसमें हैं। आईसीआई में आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे, अगर आप इंग्लिश मीडियम के नोट्स मंगाएंगे तो आपको इंग्लिश मीडियम के नोट्स आएंगे, अगर आप हिंदी में मंगाएंगे तो हिंदी के नोट्स आएंगे। और आप कौन से मीडियम में रहे ये आपके ऊपर है। बाद में आपके एग्जाम फॉर्म जमा होंगे। ये एग्जाम फॉर्म भरते समय आप जो मीडियम भरोगे उस मीडियम में आपको पेपर एग्जाम में मिलेगा। आपने बोला इंग्लिश मीडियम तो इंग्लिश मीडियम का पेपर आएगा, आपने बोला हिंदी मीडियम तो पूरा पेपर हिंदी मीडियम का आएगा, अकाउंट्स को छोड़ के। अकाउंट्स इंग्लिश में ही आएगा, चाहे वो हिंदी मीडियम का बच्चा दे रहा हो चाहे वो हिंदी। लेकिन बाकी के फिर 3 पेपर जो है वो हिंदी में चले जाएंगे। तो ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं ये एग्जाम फॉर्म के समय हम देखेंगे। अभी हमको जो भी मीडियम में पढ़ना है उसमें हमको उसको पढ़ते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा। आप रजिस्ट्रेशन करा लेंगे, आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ नीचे प्रीति मैडम बैठती है, अगर आपको परेशान नहीं होना है
तो आप अपने आपको कुछ भी नहीं देना है, 10th की मार्कशीट की एक फोटो कॉपी देनी है, एक आधार कार्ड का फोटो कॉपी देनी है और एक फोटो देना है। बस 3 डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। प्रीति मैडम को आप दे दीजिए 9,200 रुपये, उसकी फीस आप सबमिट कर दीजिए उनको, या तो उनको कैश दे दीजिए या फिर आपको वो एक भैया का नंबर देंगे, उनके नंबर पे आप ट्रांसफर कर दीजिए, तो आपका घर बैठे एक दिन में ही रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। समझ में आया? उसके लिए आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, जैसे होगा तो एक सीआरओ नंबर आपका जनरेट होगा 7 डिजिट का, एक सीआरओ नंबर आएगा। ये सीआरओ नंबर आपकी आइडेंटिटी रहेगी आईसीआई में। आईसीआई में आपको नाम से नहीं पहचाना जाएगा, आपको सीआरओ नंबर से पहचाना जाएगा, क्योंकि सब एक नाम के कई लोग हो सकते हैं, है ना। तो आपको सीआरओ नंबर से आइडेंटिफाई किया जाएगा और सीआरओ नंबर आने के बाद आप नोट्स जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। तो आप आईसीआई में बुक्स ऑर्डर करेंगे तो आईसीआई आपको बुक आपके घर के पते पे कोरियर करेगी। बंडल पूरा कहाँ आएगा? वो अपनी फीस में उस किताबों की कीमत ऑलरेडी इंक्लूड है। तो 4 सब्जेक्ट की 4 बुक्स, अकाउंट्स की एक आएगी, इको की एक आएगी, लॉ की एक आएगी और मैथ्स स्टेट की एक आएगी। 4 बुक आपको जो है वो आपके घर के पते पे डिलीवर हो जाएगी 10-15 दिन के अंदर। अभी जैसे वेटिंग टाइम थोड़ा सा 15-20 दिन चल रहा है, अभी क्या बच्चे बढ़ेंगे, रजिस्ट्रेशन बढ़ेंगे, तो फिर क्या होगा, उनको भेजने में भी टाइम लगेगा। इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि अगर आप जो है आपने तय कर ही लिया है कि करना है, पहली स्टेज उसकी क्या है, रजिस्ट्रेशन और बुक्स मंगा लें। तो बुक्स टाइमिंग अभी करवा लेंगे तो बुक्स टाइमिंग पे आ जाएंगी, बुक टाइमिंग पे आ जाएंगी तो आपको पढ़ाने के लिए थोड़ी सी क्या हो जाएगी, सहूलियत हो जाएगी। शूज भी बैठेगी कि ये सिलेबस है, इतना इतना अकाउंट्स में देखें क्या क्या पढ़ा हुआ है, इकोनॉमिक्स में देखें क्या क्या पढ़ा हुआ है, वो सब चीज़ें आपको वहाँ पे सामने आ जाएगी। समझ में आया? अगर आपको कराना है तो 3 डॉक्यूमेंट के साथ आप किसको देते हैं, प्रीति मैडम बैठती है नीचे रिसेप्शन पे, तो अभी काम चल रहा है नीचे जो बैंक है ना, सेंट्रल बैंक के नीचे एसओ स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी का ऑफिस है, उसमें आप चले जाएंगे तो प्रीति मैडम मिलेंगे, वो आपको दे दें, वो आपका करा देंगे रजिस्ट्रेशन। ठीक, अभी सबका फाइनल हो गया है ना, मतलब कि अभी ट्रायल चल रहा है। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिनने अभी 1-2 साल पहले ही सोच लिया था कि सीए करना है? अच्छा, साहू जी ने सोच लिया था और रिया जी ने भी सोच लिया था, और ये वाली रिया जी क्या सोच लिया था, और हाँ खुशी अभी सोचा, क्या सोचा? और पीछे क्रिस्टीना जी आप तो पीसीएम वाली है? हाँ, मेरे को लग तो रहा था तेरा मुंह देख के। तो तेरे को तो मैथ्स स्टेट में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, प्रोबेबिलिटी पढ़ा होगा, कोरिलेशन रिग्रेशन पढ़ा है, प्रोबेबिलिटी कोरिलेशन रिग्रेशन मैथ्स में पढ़ा होगा ना। तेरे लिए टास्क हो जाएगा अकाउंट, इन लोगों के टास्क हो जाएगा मैथ्स स्टेट। इनको जितना कठिन मैथ्स स्टेट लगेगा उतना कठिन तेरे को अकाउंट लगेगा, वो शायद उससे भी ज्यादा, क्योंकि अपन पीसीएम वालों को अकाउंट समझ में नहीं आता है, मेरे को भी नहीं आता था, मैं भी बेसिकली पीसीएम वाले, सीए नहीं, आई एम नॉट ए चार्टेड अकाउंटेंट, समझे? तो मैंने भी पढ़ा है, एक बार एमबीए के दौरान मैंने पढ़ा था अकाउंट्स, तो मेरे को एटीकेटी आ गई थी उसमें, तो समझ में नहीं आता एकदम से एंट्री फिंट्री। तो तू थोड़ा सा 11th-12th का अकाउंट्स पहले कहीं पढ़ने की कोशिश करना, 1 आध महीने कहीं कोई अगर सर मिल जाए, कोई छोटी क्लास चलाने वाले, कोई के पास टाइम हो वो जो तेरे को बेसिक अकाउंट्स पढ़ा सके। ये तय है कि पीसीएम वाले रिजल्ट अच्छा निकाल देते सीए में, इसलिए निकाल देते कि थोड़ी सी पढ़ने की उनको पहले से आदत होती है, कॉमर्स वालों को आदत थोड़ी कम होती है पढ़ने की, वो बेचारे वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ पढ़ के इसी थके हुए होते हैं। मेरे भी घर में है, अभी एग्जाम तुम्हारी पीसीएम से ही दिया 12th, अभी तो खत्म हुई है 9 तारीख को ना, 12 तारीख को पेपर था।
कैसे थक जाते हैं वो मेरे को मालूम। मेरी बेटी ने भी 12th दिया, पीसीएम से ही दिया, बेचारी पढ़ती रहती है हर समय, ये केमिस्ट्री बड़ा बड़ा, फिजिक्स बड़ा बड़ा सब। तो अपने को किस में मेहनत करनी पड़ेगी बेटा? अकाउंट्स में। बाकी तुम लोगों को मैथ्स स्टेट में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्टैटिस्टिक्स में वहीं से पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ जहां से शुरू होता है। जैसे अब मैथ्स वाले सर वहीं से शुरू करेंगे, कैलकुलेटर चलाना सिखाएंगे पहले वो, समझे? तो वो वहां से शुरू करेंगे, तो तुम लोगों को टेंशन नहीं। मतलब हम जहां से पढ़ना शुरू कर रहे हैं उसके आगे कुछ नहीं है, वहीं से सब शुरू करते हैं। तो हमारे लिए ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि यार ये एकदम नया सब्जेक्ट है या ये करो। मैंने आपको वेरिएबल से शुरू किया है, बोलो हाँ कि ना? वेरिएबल, फिर वेरिएबल से आया डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसकी सेंट्रल टेंडेंसी, उसकी सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, कैसे निकाली जा रही है, तो उसके 5 मेजरमेंट है, मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। और इस तरह से अपने को आगे बढ़ना है, ठीक है? ये चीज दिमाग में डाल लेना कि अगर लाइफ में आदमी पढ़ता सिर्फ 3 चीजों के लिए है। नंबर 1 तो आज सबसे पहले पैकेज, जो मुख्य अनिवार्य अंग है आज की तारीख। दूसरा, समाज में सम्मान। पैसा तो कहीं भी कमाया जा सकता है, चोरी डकैती करके भी कमा लेंगे, अफीम गांजा बेच के भी कमा लेंगे, लेकिन मान सम्मान नहीं मिलेगा। और तीसरा, कन्वीनियंसी, सुविधा। कितने घंटे काम करूंगा, कितना पैसा मिलेगा और समाज में मान सम्मान मिलेगा। तो इस प्रोफेशन में आपको ये तीनों चीजें मिलेंगी, पैकेज भी मिलेगा, मान सम्मान भी मिलेगा और कन्वीनियंस भी मिलेगी कि भाई ठीक है, बहुत ज्यादा ऐसे 24 घंटों मेहनत नहीं करनी है आपको अम्मा लोगों से। प्लेसमेंट हुआ, जॉब करोगे तो भी, और खुद की प्रैक्टिस करोगे तो भी। तो तीनों चीजें आपके सामने हैं। कोई भी, अगर आप 15 लाख प्लस के पैकेज में आप किसी भी पढ़ाई के लिए जाना चाहेंगे जीवन में, तो आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी जितनी आपको यहाँ करनी है। अपने आईआईटी वाले बेचारे कब से लग जाते हैं किस्टी ना, 11 से लग जाते हैं। मतलब 2 घंटे 2 साल तो पहले वो वहां खटते हैं, 11th 12th वो भी पढ़ना, साथ में उसकी आईआईटी की तैयारी भी करना। फिर वो पास होते तो फिर कॉलेज जाते, तो फिर कॉलेज में 4 साल अलग खटते हैं। बोलो हाँ कि ना? तो 6 साल की मेहनत के बाद अगर वो 10-15 लाख, 20 लाख, 25 लाख के पैकेज पे जाते हैं, तो अपन भी 5 साल की मेहनत के बाद आराम से 15 लाख, 20 लाख के पैकेज पे जाएंगे। और अपने पास अब डॉक्टर बनने के और इंजीनियर बनने के रास्ते बंद हो चुके हैं, अगर अपन ने कॉमर्स लिया है तो। बोलो हाँ कि ना? तो अब जो 2-3-4 सिलेक्टेड रास्ते बचे हैं, उन सब रास्तों में खूब मेहनत है। अगर आप सिविल सर्विसेज में जाना चाहोगे तो 4-5-6 साल खूब मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आप गेट की प्रिपरेशन करके कहीं बड़े आईएएम से एमबीए करने की कोशिश करोगे, तो भी आपको 3 साल तो खूब मेहनत पहले गेट क्रिएट करने के लिए करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर आपको आईएएम में जाकर के 2 साल मेहनत करनी पड़ेगी, जब जाकर के आप इस पैकेज पे पहुंचोगे। तो मेहनत करे बिना सार नहीं है, मेहनत बहुत है, यहाँ भी करनी पड़ेगी। ये कोर्स आपसे इंटेलिजेंस नहीं मांगता, पैसा नहीं मांगता, बहुत सस्ता कोर्स है। 2-3 लाख रुपए में सीए बन के आप बाहर निकल जाओगे। जितने लोग आईआईटी की फीस भरते कोचिंग की, मैं खुद फिरसी में 1,60,000 रुपये भर के आया था 2 साल में। उतने में तो यहाँ सीए की पूरी पढ़ाई हो जाती है, सब खर्चे जोड़ लो उसमें, कोचिंग के भी, इंस्टीट्यूट के भी, ट्रेनिंग के भी, फलाने भी, ये भी वो भी, किताब कॉपी भी जोड़ लो तो 2 लाख से ज्यादा का खर्चा नहीं होता 5 साल में, समझे? तो मेहनत बस यहाँ आपको ईमानदारी से करनी पड़ेगी। थोड़ा आपको अपने आप पे भरोसा रखना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी, क्लास रेगुलर अटेंड करना, घर जाके होमवर्क करना, पढ़ाई में मन लगाना, फालतू के कामों में मन नहीं लगाना। तो बाहर से लोग आते हैं तो थोड़ा यहाँ दुनियादारी ज्यादा दिख जाती है उनको, तो उनका भी मन भटक जाता है। मन है, बनाए भगवान ने भटकने के लिए, तो वो भटकेगा भी सही, तो उसको भटकने नहीं देना, पकड़ के रखना है, समझे? और फिर मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ फाउंडेशन करने से सीए नहीं बनेंगे, फाउंडेशन के बाद इंटर भी करना है और इंटर के बाद फाइनल भी करना है, तब जाकर के सीए की डिग्री हाथ में आएगी अपने, ठीक है?
तो आज जो मैंने समझाया लिखाया कुछ भी नहीं है। कल हम शुरू करेंगे कहाँ से, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में सेंट्रल टेंडेंसी की डेफिनेशन लिखने से हम शुरू करेंगे। फिर 5 एवरेज, उनके बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है उनके बारे में बात करेंगे, और फिर एक एक एवरेज को इंडिविजुअली पढ़ेंगे, मीन, फिर मीडियन, फिर मोड, फिर ज्योमेट्रिक, फिर हार्मोनिक। ठीक है बच्चों, शेड्यूल सबको रात को कल मिला था, ऑनलाइन वाले बच्चों को भी बताओ भाई, टाइम टेबल आया था, एक नंबर सेव किया होगा आपने नाटे एकेडमी के नाम पे, किया कि नहीं किया? जिनने नहीं किया वो जिसके पास से उससे लेके सेव कर लो, वो नंबर आपके पास सेव रहेगा तब ही आपके पास शेड्यूल पहुंचेगा, तो थोड़े दिन तक। फिर उसके बाद हम व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं, तो फिर व्हाट्सएप ग्रुप में शेड्यूल आता है। अभी इनिशियली जब तक हमारा ग्रुप नहीं मतलब बनता है, तब तक इनिशियली 5-7 दिन तक हम लोग क्या करते हैं, ब्रॉडकास्ट करते हैं, तो उसमें आपके पास वो नंबर, हमारे स्टाफ का नंबर है, वो सेव रहना चाहिए। तो आपको टाइम टेबल 8-9 बजे तक डेली शाम को मिलेगा। टाइम टेबल रोज फ्लक्चुएट होगा, जब आने आने का टाइम जैसे अभी 9:30 रहेगा तो 9:30 ही रहेगा, लेकिन कभी अब जैसे अभी 4 ही पीरियड लगने हैं, आज अभी इकोनॉमिक्स वाले सर बाहर है, अकाउंट्स वाले सर बाहर गए हुए थे, उनका कल मेरे को फोन आया कि मेरा आखिरी पीरियड लगा देना, मैं आकर के बाहर से सीधा आऊंगा, रेलवे स्टेशन से उतरूंगा और सीधा पढ़ाने आ जाऊंगा। तो वो 1 से 2 इसलिए अकाउंट्स का पीरियड आज आखिरी में रखा है, वो कल से वो सुबह हो जाएगा। तो वो आपके पास शेड्यूल, हमारा ये रहता है शेड्यूल रोज चेंज करने के पीछे मकसद की कभी कोई फैकल्टी एब्सेंट हो जाती है तो वो पीरियड आपका खाली नहीं जाता है। आपको कोशिश करते हैं हम कि लगातार सारे पीरियड लगा करके फ्री करते हैं। ठीक है भाऊ जी, वर्मा जी, तुम्हारा संघर्ष थोड़ा ज्यादा है, पहला संघर्ष तो अभी रहने खाने का है, एक ही नहीं है, पहले नंबर पे संघर्ष तो रहने खाने का आएगा बाहर वाले बच्चों को। इंदौर वालों को तो कोई ठीक नहीं, जो मम्मी की गोद में है उनको कोई टेंशन फिकर की जरूरत नहीं है, चिंता मम्मी पालेगी। अब जो मम्मी से दूर आ गए हैं उनको अपनी चिंता खुद ही पालनी पड़ेगी। तो 3-4-5 महीने बाहर का खाना खाते हुए, हाथ से कपड़े धोते हुए और रूम वूम लेके रह रहे हो, तो हाथ से बर्तन मांजते हुए भी पढ़ाई करने का संघर्ष तो आप लोगों का रहने वाला है। थोड़ा आप लोगों को ज्यादा मजबूत होना पड़ेगा। ठीक है, आप चारों को तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कहाँ से आओगे रिया जी? बंगाली स्क्वायर से। और खुशी जी है लाल बाग, थोड़ा दूर है ना, स्टेना, मानिक बाग, अच्छा, वो सुमित्रा मंडी के आसपास। और एयरपोर्ट रोड, सब दूर दूर से आओगे तुम भी बच्चों का। अभी आज कोई छोड़ने आया था? हैं? पापा आए होंगे, पापा की ड्यूटी लग जाएगी, पापा और कभी कभी भैया होगा तो भैया भी हत्थे चढ़ेगा, फिर वो बुड़कता फुड़कता पैर पटकता हुआ छोड़ने आएगा। चलो कल मिलते हैं, शेड्यूल 9:30 बजे का ही रहेगा। ठीक है।